नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैलवी मिश्रा है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि यह नया वर्ष आपके जीवन में हर्ष और उल्लास लेकर आएगा और पिछले वर्ष के अनुभवों से भी आप जीवन में सीख लेकर आगे बढ़ेंगे। आज से मैं अपने चैनल पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज की शुरुआत करने जा रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश पीएससी हो या व्यापम की कोई भी परीक्षाएं हो, इन सभी परीक्षाओं में मध्य प्रदेश का वेटेज अधिक रहता है। तो आज से मैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज की शुरुआत करने जा रही हूँ, जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए आप सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि अप्रैल माह में मध्य प्रदेश पीएससी का प्री भी है, तो उस उद्देश्य से भी और आगामी सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर यह सीरीज मैंने शुरू की है, जो आप सभी के लिए उपयोगी साबित होगी। यह है कि मध्य प्रदेश का जो मैप है वो आपके दिमाग में अच्छी तरीके से छप जाना चाहिए। आप चाहे भारत का ज्योग्राफी पढ़ें या उसकी पॉलिटी पढ़ें या हिस्ट्री पढ़ें, उसके लिए सबसे पहला जो एक कार्य होता है वो होता है कि आपको मैप, चाहे आप भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें या मध्य प्रदेश के, आपको मैप अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। आपको सभी राज्यों की स्थिति और जो महत्वपूर्ण जिले हैं उनकी स्थिति सही तरीके से आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए। अब क्योंकि हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज शुरू कर रहे हैं, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ने वाले हैं, तो मध्य प्रदेश का मैप आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। अगर मैं बोल रही हूँ कि मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले में इसका उत्पादन अधिक होता है, तो आपको समझ जाना है कि मैं रीवा, सीधी, सिंगरौली, ये सतना जिलों की बात कर रही हूँ। अगर मैं बोल रही हूँ कि मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले, तो आपको समझ जाना है कि मैं मुरैना, भिंड या ग्वालियर की बात कर रही हूँ। तो मेरा ये मैप आपको दिखाने का उद्देश्य सिर्फ यह है कि आप जब भी ये वीडियो देखें, तो इस वीडियो को आगे पढ़ने से पहले आप सबसे पहले इस मैप को अच्छे से याद कर लें, हर जिले की स्थिति को समझ लें, तभी आगे आप जो है तो वीडियो को कंटिन्यू करें। तो चलिए आज आज जो हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश का गठन। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप जो आपको दिखाई दे रहा है वह एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। जो आप आज देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश, वो ऐसे ही एक झटके में नहीं बन गया, वो एक लंबी प्रक्रिया का जो है तो परिणाम है। ठीक है ना। आप यहाँ पे एक मैप देख पा रहे हैं। ये जो मैप है ये स्वतंत्रता के पूर्व जो हमारा आज का मध्य प्रदेश है वो कैसा कुछ दिखता था, उसका ये जो है तो एक स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी आपको यहाँ पे लिख कर आ रहा है वो मैंने खुद नोट्स बनाई है, सेल्फ नोट्स बनाई है। तो आप या तो साथ साथ नोट्स बनाते चलें या तो वीडियो एक बार देख लें और फिर नोट्स बनाएं, क्योंकि ये जो भी लिख के आ रहा है ये उपयोगी है, मेरी मेहनत भी लगी है इसमें, तो इसका आप नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो अब क्या है कि जो ब्रिटिश काल में जो ये आपका हमारा जो मध्य प्रदेश था, ब्रिटिश काल में जो मध्य प्रदेश था उसे किस नाम से जाना जाता था? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना। किस काल में? ब्रिटिश काल में जो है तो मतलब कि स्वतंत्रता से पूर्व जो हमारा मध्य प्रदेश वाला एरिया है उसे हम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जानते थे। ठीक है ना। स्वतंत्रता के पूर्व मध्य प्रदेश नाम से कोई भी राज्य अस्तित्व में नहीं था। ठीक है ना। कोई भी मध्य प्रदेश नाम से कोई राज्य अस्तित्व में नहीं था। ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद क्या है कि जो ये मध्य प्रदेश वाला एरिया है ये सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था। इसके पूर्व में कुछ रियासतें थी। ठीक है ना। इसके पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, मध्य में कुछ रियासतें थी। जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ, जैसे पूर्व में बघेलखंड, छत्तीसगढ़ और दंडकारण्य रियासतें। ये आप देख पा रहे हैं, बघेलखंड, छत्तीसगढ़ और दंडकारण्य रियासतें। ठीक है। फिर वहीं पश्चिम में कौन सी रियासत है? पश्चिम में है मध्य भारत। पश्चिम में मध्य भारत रियासत थी। उसके बाद उत्तर में विंध्य प्रदेश, उत्तर में विंध्य प्रदेश रियासत थी और मध्य में महाकौशल तथा भोपाल रियासतें थी। ये आप देख पा रहे हैं, ये है महाकौशल रियासत और ये है भोपाल रियासत। ठीक है।
अब आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूं कि जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि मध्य भारत वाला जो एरिया है इसमें कौन कौन से जिले आते थे, आते रहे होंगे, आते हैं, या आपका जो ये महाकौशल एरिया है इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, आते थे, दंडकारण्य में कौन सा क्षेत्र आता था। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में बोलेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना करके ये सभी जो रियासतें हैं इनको मैं समझा दूंगी, इनके क्षेत्र में कौन कौन से जिले उस टाइम पे आया करते थे या अभी आते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे अगर मैं समझाऊंगी तो समय काफ़ी लग जाएगा, तो इसलिए अभी मैं यहाँ पे इन चीज़ों को छोड़ रही हूँ, पर अगर आप कमेंट बॉक्स में बोलेंगे तो मैं इन्हें आगे समझा दूंगी। मैं आपको फिर भी ऊपरी ऊपरी बता देती हूँ कि जो जैसे कि जो आपका आपको मध्य भारत वाला क्षेत्र दिख रहा है, तो जो मध्य भारत के क्षेत्र थे इसमें आपका ये पूरा आप अगर आप मैप, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला याद होना चाहिए, तो ये उत्तर और थोड़े उत्तर पश्चिमी जो जिले थे, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, ये उत्तरी जिले और कुछ उत्तर पश्चिमी जिले जो मध्य भारत में वो है तो आया करते थे। अगर मैं महाकौशल की बात करूँ ना, तो महाकौशल वाला जो क्षेत्र है इसमें अधिकतर आप आज के उसमें देखें तो जबलपुर संभाग के जो जिले हैं अधिकतर वो महाकौशल वाले एरिया में आते हैं, जैसे जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, ठीक है ना, छिंदवाड़ा, तो ये जो है तो महाकौशल वाले एरिया में आते हैं। ठीक है, दंड कारण वर्तमान में पूरा जो इसका ये जो भाग है ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है ना, तो ये अब दंड कारण जो है छत्तीसगढ़ वाला भाग है। ठीक है, तो अगर आप कहेंगे तो इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि स्वतंत्रता के जो पहले था जो मध्य प्रदेश है वो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार एक प्रांत हुआ करता था। ठीक है ना, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य रियासतें थी जो हमने देखी कि पूर्व में बघेलखंड, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य, पश्चिम में मध्य भारत, उत्तर में विंध्य प्रदेश, मध्य में महाकौशल और भोपाल रियासत। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब स्वतंत्रता के बाद की क्या स्थिति रही वो हमें देखनी होगी, कई परिवर्तन हुए। ठीक है ना, सबसे पहला परिवर्तन जो हमें देखने को मिल रहा है वो है कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, बघेलखंड, महाकौशल, विदर्भ और छत्तीसगढ़। ठीक है ना, कौन कौन सा, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, ठीक है, उसके बाद बघेलखंड, महाकौशल, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और दंडकारण्य, इन रियासतों को मिलाकर पार्ट ए स्टेट बनाया गया। आपको याद रखना है कि किन किन रियासतों को मिलाकर पार्ट ए स्टेट बनाया गया था। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, बघेलखंड और आपका महाकौशल, विदर्भ, छत्तीसगढ़ तथा दंडकारण्य की रियासतों को मिलाकर पार्ट ए बनाया गया तथा इसकी राजधानी नागपुर रखी गई। क्या रखी गई राजधानी? नागपुर रखी गई। तो ये आपको एक महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद मध्य भारत को पार्ट बी स्टेट का दर्जा दिया गया तथा इसकी राजधानी ग्वालियर एवं इंदौर बनाई गई। ठीक है ना, जो ये मध्य भारत वाला क्षेत्र जो आप पश्चिमी भाग देख पा रहे हैं मैप में, ये पूरा मध्य भारत वाला जो क्षेत्र है, ये जो पूरा आपको क्षेत्र दिख रहा है इसे पार्ट बी स्टेट का दर्जा दिया गया और इसकी राजधानी ग्वालियर और इंदौर दोनों ही बनाई गई। ठीक है, इसके अतिरिक्त फिर क्या था, विंध्य प्रदेश जो हमारा उत्तरी वाली जो रियासत विंध्य प्रदेश थी इसे पार्ट सी स्टेट का दर्जा दिया गया और इसकी राजधानी किसको बनाई गई? रीवा को। किसको बनाई गई? रीवा को। ठीक है ना, आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे गलती से माफ करें, रेवा लिखा हुआ है, आप इसे सुधार लेंगे रीवा। ठीक है, तो जो विंध्य प्रदेश था उसको पार्ट सी स्टेट के अंतर्गत लाया गया और उसकी राजधानी रीवा को बनाई गई। एक चीज यहाँ पे महत्वपूर्ण याद रखना कि भोपाल को, जो भोपाल था उसे स्वतंत्र प्रांत बनाकर पार्ट सी स्टेट के अंदर ही रखा गया। उसे एक स्वतंत्र प्रांत बनाकर पार्ट सी स्टेट के अंदर रखा गया था। ठीक है, अब ये जो विभाजन था ये भौगोलिक आधार पर था। ठीक है ना कि भाषागत या क्षेत्रीय आधार पर। अब अगर आप चाहेंगे कि ये भौगोलिक आधार क्या होता है, भाषागत आधार क्या होता है, अगर आप ये चीज़ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। मैं एक छोटे छोटे वीडियोस बना के ना ये चीज़ें बता दिया करूँगी। अगर यहाँ पे अभी मैं सारी चीज़ें लूँगी तो समय लग जाएगा। ठीक है, अब वैसे मैं आशा करती हूँ कि अधिकतर बच्चों को ये चीज़ें पता होंगी, पर जिन्हें नहीं पता है वो कमेंट बॉक्स में बता दें। तो ये भौगोलिक आधार पर विभाजन क्या होता है, भाषागत आधार पर क्या होता है, ये मैं एक अलग से वीडियो में बता दूंगी। पर अभी हमें इतना ध्यान रखना है कि ये जो विभाजन हम देख रहे हैं ये भौगोलिक आधार पर था, ये भाषागत आधार पर नहीं था। ठीक है, अब ये जो आपने मैप देखा था ना, ये स्वतंत्रता के
पूर्व की मध्य प्रदेश का जो है तो स्ट्रक्चर ऐसा था। ठीक है ना। अब मैं आपको ले चलती हूँ कि स्वतंत्रता के बाद का जो मध्य प्रदेश का स्ट्रक्चर था, जैसे जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी स्टेट बने, वो कैसा हो गया था। तो वो रहा ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है। ये देखिए आप पूरा, ये पूरा पार्ट ए स्टेट है, ये आपको जो दिख रहा है, जिसकी राजधानी नागपुर थी, जो अभी हमने पढ़ा। पार्ट बी स्टेट, ये पूरा मध्य भारत वाला भी हमने देखा ये। ठीक है। इसकी राजधानी इंदौर और ग्वालियर दोनों थी, ये पार्ट बी स्टेट था। पार्ट सी स्टेट विंध्य प्रदेश वाले क्षेत्र को बनाया गया था, इसकी राजधानी रीवा है। तो ये स्वतंत्रता के पश्चात का जो है तो आपको मैप समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसा था। और स्वतंत्रता के पूर्व भी आपने ये ऐसा स्ट्रक्चर स्वतंत्रता के पूर्व का था। ठीक है। तो ये दोनों आपको चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद अब आगे हम पढ़ते हैं क्या हुआ। तो 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। फजल जी की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। ठीक है। तथा हृदयनाथ कुंजरू एवं एम पर्रिकर इसके सदस्य थे, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी। ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि 1953 में फजल जी की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया तथा हृदयनाथ कुंजरू और के एम पर्रिकर इसके सदस्य बनाए गए, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, 1955 में। अब इस आयोग की सिफारिश पर या इस आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। ठीक है ना। और आयोग की अनुशंसा पर, इसी आयोग की सिफारिश पर मध्य प्रदेश के गठन हेतु निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। कुछ परिवर्तन भी किए गए इसमें। पहला परिवर्तन देखिए क्या था। जो हमने पार्ट ए स्टेट पढ़ा ना अभी, पार्ट ए स्टेट के जो 8 जिले थे उसे महाराष्ट्र राज्य को दे दिया गया, और जो शेष 15 रियासतें थी वो मध्य प्रदेश में मिला ली गई। ठीक है। और ये जो 8 थे ना, ये मराठी भाषाई जिले थे। ठीक है। अब ये कौन कौन से थे जो महाराष्ट्र को दिए गए पार्ट ए स्टेट से। वो थे बुल्ढाना, वर्धा, भंडारा, अमरावती, अकोला, चंदा, यवतमाल तथा नागपुर। ये रियासतें या ये जो जिले थे, ये महाराष्ट्र को दे दिए गए पार्ट ए स्टेट से। ठीक है। उसके बाद पार्ट बी स्टेट को भी कुछ परिवर्तनों के साथ मध्य प्रदेश में मिलाया गया। इन परिवर्तनों में सर्वप्रथम मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील का सुलेन टप्पा, याद रखिए, मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा राजस्थान को दे दिया गया। ठीक है। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुलेन टप्पा राजस्थान को दे दिया गया, जबकि कोटा की सिरोज तहसील को मध्य प्रदेश की विदिशा में मिलाया गया। ठीक है। किस मिलाया गया, मध्य प्रदेश की विदिशा में मिलाया गया कोटा की सिरीज तहसील को। फिर से एक बार ध्यान से सुने, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा राजस्थान को दिया गया, जबकि कोटा की सिरोज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा में मिलाया गया। तो ये परिवर्तन पार्ट बी स्टेट से किया गया। और पार्ट सी स्टेट जो था उस को भोपाल रियासत सहित ज्यों का त्यों मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। इसमें कोई भी परिवर्तन पार्ट सी स्टेट में नहीं किया गया। ठीक है। इस प्रकार पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी की क्रमशः 15, 25 और 38 रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन किया गया। पार्ट ए स्टेट से 15 रियासतें, पार्ट बी स्टेट से 25 रियासतें और पार्ट सी स्टेट से 38 रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन किया गया। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। इस संपूर्ण प्रक्रिया के बाद 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन पूर्ण हुआ तथा इसकी राजधानी भोपाल रखी गई। ठीक है। इस नवगठित राज्य में, अब ये पूछ सकता है कि जो नवगठित राज्य था उसमें कितने संभाग और कितने जिले थे। तो उसमें थे 8 संभाग और 43 जिले। एक बार मैं फिर कहना चाहूंगी कि आप नोट्स बनाते चलें। जो भी मैंने ये लिखा है पीडीएफ फॉर्म में, ये मैंने महत्वपूर्ण चीजें लिखी हैं और काफी मेहनत से बनाई हैं, तो इसे नजरअंदाज ना करें। ठीक है। और जब नव गठित मध्य प्रदेश बना था उस समय पे जो उसका जो क्षेत्रफल था वो था 4,4,3,4,4,6 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। उस समय पे क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य बना था।
जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, ये उससे पहले की स्थिति है। उस समय पे मध्य प्रदेश जो था देश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य था, ठीक है ना। इस नवनिर्मित मध्य प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल थे पट्टाभी सीतारामैया, यहाँ पे थोड़ी सी ये जो मिस्टेक है इसको प्लीज नजरअंदाज करें और आप सही कर लें। पट्टाभी सीतारामैया जो थे प्रथम राज्यपाल थे नवनिर्मित मध्य प्रदेश के, और जो मुख्यमंत्री थे वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे चलकर 26 नवंबर 1972 में दो जिलों भोपाल और राजनांदगांव का निर्माण किया गया, जिससे कि मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई, 45, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि 26 नवंबर 1972 को दो नए जिलों का निर्माण किया गया, ठीक है ना, जो कि थे भोपाल और राजनांदगांव, जिससे कि अब मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई, 43 से 45 हो गई, ठीक है। उसके बाद 1982 में बी आर दवे, यहाँ पे आप थोड़ा सा बी आर दवे है, तो बी आर दवे की अध्यक्षता में एक जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इसकी अनुशंसा पर 1998 में 10 नए जिले बनाए गए, ठीक है ना। तो क्या है, 1982 में बी आर दवे की अध्यक्षता में 10 नए जिलों का गठन किया गया, ठीक है ना। 1998 में, ठीक है ना, 1982 में उनकी अध्यक्षता में बी आर दवे की अध्यक्षता में 1998 में 10 नए जिलों का निर्माण किया गया। और फिर उसके बाद 1998 में सिंहदेव कमेटी का गठन किया गया तथा इस कमेटी की अनुशंसा पर 6 नए जिले बनाए गए, ठीक है ना। 1982 में बी आर दवे की अध्यक्षता में एक जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, जिसके तहत 1998 में 10 नए जिलों का निर्माण किया गया। उसके बाद 1998 में ही सिंहदेव कमेटी का गठन किया गया तथा इस कमेटी की अनुशंसा पर 6 नए जिले बनाए गए, ठीक है ना। इस प्रकार 1998 में कुल 16 जिलों का निर्माण किया गया, जिससे मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई, 61 हो गई, ठीक है ना। 10 बी आर दवे की अध्यक्षता में जो जिला पुनर्गठन आयोग बना था वहां से, और ये सिंहदेव कमेटी जो 1998 में बनी वहां से 6, तो कितने कुल 16 जिले हो गए। तो 45 16 कितना हो गया, 61। तो अब मध्य प्रदेश में कितने जिले हो गए, 61 जिले हो गए, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है कि वर्तमान में अब तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में है नहीं, तो जो बड़वानी, कटनी, श्योपुर एवं डिंडोरी, ठीक है। उसके बाद जो 6 नए जिले बनाए गए थे उनमें से वर्तमान में 3 ही मध्य प्रदेश में है और 3 छत्तीसगढ़ में है। वो कौन कौन से हैं, हरदा, उमरिया, नीमच, ठीक है। तो क्योंकि उस समय पे ये सभी मध्य प्रदेश में ही थे जब छत्तीसगढ़ का गठन नहीं हुआ था, तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो उस समय पे मध्य प्रदेश में 61 जिले और 12 संभाग हो गए थे, ठीक है। पर फिर आगे चलकर क्या हुआ कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ तथा भारत के 26वें राज्य छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, ठीक है। मध्य प्रदेश के जो 16 जिले थे वो छत्तीसगढ़ में चले गए। तो इस तरह से अब मध्य प्रदेश में विभाजन के बाद 45 जिले और 9 संभाग ही शेष रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब मध्य प्रदेश में कितने जिले और संभाग थे, तो मध्य प्रदेश में तब 45 जिले और 9 संभाग थे, और तब फिर मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल था वो 308252 वर्ग किलोमीटर था, ठीक है ना। ये हो गया छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद, ठीक है ना। विभाजन के समय आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री कौन थे, दिग्विजय सिंह जी थे, ये एक बहुत ही चर्चित चेहरा है, तो आपको याद रखना है। और राज्यपाल कौन थे मध्य प्रदेश के, तो थे भाई महावीर। कब, जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से तब, ठीक है ना। और आप ये भी ध्यान रखिए कि उस समय छत्तीसगढ़ जब बना तब पहले वहां के मुख्यमंत्री कौन बने, तो वो थे अजीत जोगी जी, और जो राज्यपाल बने वहां के वो थे दिनेश नंदन सहाय, ठीक है। अब आगे चलकर और भी कई परिवर्तन हुए, कई नए जिलों का गठन हुआ। तो आगे चलकर 15 अगस्त 2003 को बोस समिति की सिफारिश के आधार पर मध्य प्रदेश में 3 नए जिले गुना से अशोकनगर, खंडवा से बुरहानपुर तथा
शहडोल से अनूपपुर को अलग करके इन जिलों का निर्माण किया गया। से अशोकनगर तो ये अशोकनगर हो गया, खंडवा से बुरहानपुर तो ये बुरहानपुर, तथा शहडोल से अनूपपुर। तो ये 3 नए जिलों कौन से? अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर। अब आपसे पूछ सकता है कि अशोकनगर का पृथक पृथक किस जिले से उसको पृथक किया गया था? तो गुना से। पृथक किया गया तो खंडवा से, और अनूपपुर को शहडोल से। तो ये 3 नए जिलों का जो है तो निर्माण किया गया। ठीक है, इस तरह मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 48 हो गई। उसके बाद फिर आपका 17 मई 2008 को झाबुआ से अलीराजपुर 49वां जिला था ये, ठीक है ना, झाबुआ से अलीराजपुर। उसके बाद 24 मई, यहाँ पे मई है, आप थोड़ा इसको सुधार लें, यहाँ पे मई होगा, ठीक है। तो 24 मई 2008 को सीधी से सिंगरौली 50वां जिला, ठीक है, का निर्माण हुआ। 14 जून 2008 को शहडोल संभाग बनाया गया। किस कब? 14 जून 2008 को शहडोल संभाग बनाया गया। ठीक है, इस प्रकार मध्य प्रदेश में 50 जिले और 10 संभाग हो गए। ठीक है, आगे चलकर 16 अगस्त 2013 को शाजापुर है ये, आप थोड़ा इसको सही कर लेंगे, कुछ गलतियां हैं तो अगली बार से मैं कोशिश करूंगी ना हूं, तो अब थोड़ा सा इसे सही कर लें। शाजापुर है। शाजापुर से एक नया जिला आगर मालवा अस्तित्व में आया। कब? 16 अगस्त 2013 को। ठीक है, अब ये कौन सा जिला? 91 नंबर का जिला हो गया, ठीक है ना, 51 पे। उसके बाद 1 अक्टूबर 2018 को 52वां जिले के रूप में टीकमगढ़ से पृथक करके निवाड़ी जिला अस्तित्व में आया। इस तरह अब मध्य प्रदेश में जिलों की कितनी संख्या हो गई? 52 जिले हो गए और संभाग 10 हो गए। ठीक है, अब ये सब तो आप सभी जानते हैं कि अभी इसी वर्ष मऊगंज, ठीक है ना, मऊगंज, पारुड़ा और मैहर, इन 3 नए जिलों का गठन किया गया है, जिससे कि अब मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 55 हो गई है। ठीक है, अब ये किस डेट को मतलब ये जो है बनाए गए, कब इनकी घोषणा हुई, ठीक है ना, इनमें आपको ये याद मैं खुद भी एक अलग से वीडियो बना के समझा दूंगी आपको इन तीनों जिलों के बारे में, ठीक है ना, इनकी सभी इसकी स्थिति के बारे में आपको बता दूंगी कि यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है ना, तो ये मैं आपको एक अलग से वीडियो में समझा दूंगी। अभी फिलहाल आप ये याद रखिए कि 3 नए जिले इस साल बनाए गए हैं 2023 में, मऊगंज, पारुणा, मैहर, ठीक है ना, जिससे कि अब मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 55 हो गई है। मैं एक अलग से वीडियो में इन तीनों जिलों के बारे में आपको सभी जानकारियां कि कब घोषणा की गई, कब इनका निर्माण, किस दिन से ये अस्तित्व में आए, वो मैं एक अलग से वीडियो में बता दूंगी आपको। अब एक महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखनी है, ये मैं ऊपर बताना भूल गई थी कि जो सभी जो पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट थे, इसके जो क्षेत्र प्रमुख बनाए गए थे, पार्ट ए स्टेट से बनाए गए थे रविशंकर शुक्ल जी, ठीक है, पार्ट बी स्टेट से बनाए गए थे लीलाधर सेठ, ठीक है ना, उसके बाद पार्ट सी स्टेट से बनाए गए थे पंडित शंभुनाथ शुक्ल, भोपाल स्टेट के लिए एक अलग से शंकर दयाल शर्मा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि भोपाल एक स्वतंत्र रूप से पार्ट सी स्टेट में शामिल किया गया था, तो उसके जो क्षेत्र प्रमुख बनाए गए थे वो अलग से ही बनाए गए थे, जो कि थे शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, तो आज जो हमारा मध्य प्रदेश का गठन जो चैप्टर था वो मैंने आज आपको पढ़ा दिया है। महत्वपूर्ण चीजें मैंने मुझे जितना पता है तो मैंने सभी चीजें यहाँ पे आपको कवर अप करा दी हैं। अब आपका काम रहेगा कि आप इससे एमसीक्यू सॉल्व करें। अगर आप कहेंगे तो मैं खुद भी इसके लिए एक एमसीक्यू की सीरीज ला दूंगी, पर आप कोशिश करें कि आप इससे जो है तो एमसीक्यूज लगाएं, है ना, उससे आपको फायदा मिलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके लिए उपयोगी साबित हो रहा है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। तो बस यही आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।